नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो 2 महीने बाद है और इसी बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा काफी तेज हो रही है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। यह यात्रा केवल एक सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसके पीछे विधानसभा चुनाव 2025 की बड़ी रणनीति छिपी हुई है। आज हम इसी मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे। बाबा से हमारे साथ जुड़े हैं बाबा जी। भाई जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि चर्चाएं हो रही थी कि 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, तो क्या इसके पीछे क्या रणनीति है? देखिए, रणनीति कुछ भी नहीं है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। इस जी। प्रक्रिया को यदि आप गंभीरता से देखें तो हम्म। अक्सर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद वोटों का जो है वो देखा जाता है कौन से वोटर जीवित हैं, कौन वोटर कहाँ हैं। हम्म। और सरकार का ये फर्ज भी बनता है कि गलत लोगों को वोट नहीं दें और सही लोग छूटे नहीं। तो जी। सरकार ने जो स्वायत्त संस्थाएं बनाई हैं, वो कोई भी सरकार रहे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन हम्म। सबसे बड़ी बात ये है कि जो संस्था है, जिसको चुनाव आयोग का नाम हमने दिया है, अ, हम्म। चुनाव आयोग अपने हिसाब से समय-समय पर इसका आकलन करता है, इसका मुआयना करता है। ये 65 लाख वो लोग हैं, जिनमें से कहा ये जा रहा है कि इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अब नहीं रहे। जी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग हैं ही नहीं, आपने सुना भी होगा, खूब मीम चल रहा है आजकल कि एक वोटर जो है वोट देने के लिए जाता है, तो हम्म। पूछता है, वहाँ जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनसे पूछता है कि भाई मेरे ज़रा देखो ना, फलाना नाम की महिला आई हैं, वोट दे गईं। तो वो देख के बताता है कि हाँ, हाँ, वो तो आधा घंटा पहले दे कर के चली गईं। तो वो कहता है कि भाई, रोने लगता है, तो पूछता है कि भाई काहे रो रहे हो? बोले क्या कहें, हर 5 साल के बाद आती हैं, वोट दे के चली जाती हैं, मिलबे नहीं करती हमसे। तो काहे? कहीं दूर रहती हैं क्या? तो नहीं, अब वो नहीं ना रहीं, उनको मरे हुए 20 साल हो गया, लेकिन हर वोट में आती ज़रूर हैं। तो जी। इसका सीधा मतलब था कि ये एक कटाक्ष था, जो कि इसको लेकर के चुनाव आयोग ने जिस तरह से, आप आपको देखी होंगी कि जो चुनाव आयोग के प्रमुख हैं, उन्होंने, ज्ञानेश कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितनी भी बातें थी, जो वोटर लिस्ट में 35 लाख लोगों का नाम कटा है, उनको लेकर के भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने बताया है कि आखिरकार ये क्यों ऐसा किया गया है और इसके पीछे का मकसद क्या है। यानी जी। सीधे सीधे तौर पे आप समझिए कि जो जिन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटा है, उनमें से 28 हजार लोगों ने आवेदन दिया है। 28,000 लोग आवेदन दिए हैं और उन पर आपत्तियां दर्ज भी कर ली गई है। उन पर देखा जा रहा है कि इन लोगों के नाम आखिर कटे कैसे। तो सीधी सी बात आप समझिए कि 7 करोड़ लोग हैं जो वोटर हैं, 7 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। जी, उनमें से बिल्कुल। 7.5 करोड़ के आसपास थे, जिसमें से 65 लाख लोगों का नाम कटा है। तो ये सारी चीजें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जो लोगों का कटा है उसके पीछे का कारण और कुछ नहीं है। इस पर किसी तरह का कोई बात नहीं है। मैंने कल भी खबर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये संस्था स्वायत्त संस्था है। इसको किसी के न पक्ष हो विपक्ष हो उससे कुछ लेना-देना नहीं है। इसमें जब भी जिसको इच्छा करे आ सकता है, अपनी बातें रख सकता है और क्वेरी कर सकता है। कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। विपक्ष लगातार, जैसा कि आपको पता भी होगा, कि राहुल गांधी इसको लेकर के बिहार में यात्रा भी कर रहे हैं और चूँकि जी, बिहार में बिल्कुल। चुनाव है, इसलिए और ज़्यादा इस पर विवाद चल रहा है। पिछली बार भी इसकी त्रुटियों को लेकर के जो रखा गया था समय 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का, उसमें त्रुटि त्रुटि सुधार का काम चल भी रहा है। ये सारी बातें स्पष्ट की गई और 65 लाख लोगों का जो नाम कटा है, इसके लिए ज़िम्मेदारी की बात नहीं, इसके लिए सिंपल सी बात है कि यदि किसी का नाम कटा भी है, तो उसके पास समय है, वो जाकर के अपना अपील कर सकता है, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है और वैध है तो उसका नाम दर्ज होगा। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। जी। अच्छा, जिन लोगों के नाम लिस्ट से कट गए हैं, क्या उन्हें समय रहते दोबारा जोड़ा जाएगा या वे वोट करने के अधिकार से वंचित रहेंगे? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता होगा ना कि इसके लिए तो आपत्ति दर्ज करने का समय दिया ही गया है। जी, जी, बिल्कुल। लिस्ट भी, हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि मैं सुन रहा था कि न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आप जिन लोगों के नाम कटे हैं, उनके लिस्ट जो हैं, आप उसमें जारी कर दें। अब इस पूरे मामले पर अगर गंभीरता से आप देखें, तो न्यायालय ने जो कहा है, हालाँकि पहले तो चुनाव आयोग कह रहा था कि ये लिस्ट तो हमने वेबसाइट पे दे दिया है, लेकिन अलग-अलग क्लस्टर में उसको देने की बात की जा रही है कि जिन लोगों के नाम कटे हैं, उनके नाम स्पष्ट किए जाएँ, जिससे कि वो अपना पता कर सकें।
एक सिंपल सा कोई मैकेनिज्म हो जिसको डेवलप किया जाए। इसको लेकर के कई लोगों ने अपनी बात भी रखी है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि इस बात को लेकर के सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि हमारे जो बीएलओ हैं वो बहुत एक्टिव हैं। इसी तरह से जिस तरह से सत्ता पक्ष के बीएलओ एक्टिव हैं, उसी तरह से विपक्ष के भी बीएलओ को चाहिए कि वो एक्टिव रहें। बूथ लेवल जो अधिकारी होते हैं या बूथ लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एजेंट होते हैं उनके अलग अलग पार्टियों के, उनका काम भी बनता है कि अपने वोटरों को वो जाकर के सही राय दें और उनके फॉर्म भरा करके उनका नाम कैसे वैध लोगों का नाम रहे, इसकी जिम्मेवारी भी वो रखते हैं। राजनीतिक पार्टियां तो उसी तरह से न होती है। सारी राजनीतिक पार्टियों का जो मुख्य कर्ता धर्ता है या जहां से रजिस्टर्ड होकर के आते हैं वो चुनाव आयोग ही है। तो गवर्निंग बॉडी है, तो उसके लिए सब सामान्य है। कोई भी माँ अपने बच्चे को अलग अलग नजरिए से नहीं देखती है। चुनाव आयोग के जो बॉस हैं, उन्होंने ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया भी कि मेरे लिए सब बराबर हैं, मेरे लिए सब पार्टी है। जब चुनाव होता है तो सत्ता और विपक्ष नहीं है। हम किसी के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया के लिए काम करते हैं, अपने संविधान के लिए काम करते हैं। ये बातें चल रही हैं। अच्छा, अभी देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव पास है, शेष 2 महीने रह गए हैं और राहुल गांधी का आना जाना भी लगातार लगा रहा है। तो क्या राहुल गांधी जो ये यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, वो अधिकार यात्रा, इससे उनका क्या आइडियोलॉजी है इसके पीछे? क्या राहुल गांधी की यात्रा से विपक्ष को एकजुटता मिलेगा या फिर वो अपने कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? आखिर क्या रणनीति है उनकी कि वो चाहते क्या है? नहीं, ये आपने जितनी भी बातें कही वो सभी बातें वो चाह रहे हैं। वो चुनावी साल है और राहुल गांधी इस तरह से एग्रेसिव और एक्टिव 2019 के बाद आपने देखा होगा कि उनका एग्रेशन और एक्टिवनेस दोनों बढ़ा है। 2014 से 19 तो उन्हें समझने में ही लग गया कि उनको पप्पू कैसे बनाया गया, किसने बनाया, किस कारण से बनाया। और यहाँ से जो रिवाइव किया है राहुल गांधी ने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन जब अपने कठिन समय में, जैसे चिराग पासवान की बात आप कर सकती हैं, चिराग पासवान जब कठिन दौर से गुजर रहे थे 2021 में, उनकी पार्टी टूटी, उनके 5-5 सांसद उनसे अलग हो गए, अकेले वो पड़ गए। वो उनके लिए कठिन घड़ी थी। वहां से उन्होंने बाउंस बैक किया और बाउंस बैक करने के बाद उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। उसी तरह से राहुल गांधी ने भी अपने आप को स्थापित किया। जब उनको पप्पू बना दिया गया, पप्पू का नाम उनको टैग लगा दिया गया कि उनको कुछ नहीं आता है, तब उन्होंने नाको चने चबवा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और सदन में जब वो बोलते हैं आज के डेट में, तो सभी लोग चुपचाप सुनते हैं। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि आप राजनीति करती हैं तो हर तरह से अपने विरोधी को, या किसी भी युद्ध में, किसी भी कंपटीशन में आप देखती होंगी कि अपने विरोधी को किसी भी कल बल छल, साम दाम दंड भेद मैत्री, जिससे भी हो सके उससे उसको परास्त करने का आप कोशिश करती हैं। बिल्कुल चुनाव भी उसी तरह का एक युद्ध है। उस युद्ध में आप अपने अपोनेंट को, अपने विरोधी को परास्त करने के लिए हर वो हथकंडा अपनाते हैं। इस बार राहुल गांधी के हाथ में गेंद आ गया है, उनके पाले में गेंद आया है, तो उस गेंद को क्या करेंगे? वो सेफ साइड गोल मार लेंगे या विरोधी के तरफ उछाल करके उसको गोल करेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी ने इस एसआईआर मुद्दे को अपने हाथ में लिया है और बिहार में यात्रा 17 दिनों का कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो उनकी पार्टी के लिए भी बूस्टर डोज होगा, उनके गठबंधन के लिए भी होगा और आने वाले चुनाव में इसका फायदा भी मिल सकता है अगर इसको सही ढंग से टैकल किया जाए। अब आपने पूछा कि उनसे क्या फायदा है, तो सबसे पहले आप देखिए मीडिया मैनेजमेंट जो है या उनका जो तंत्र है वो उतना एक्टिव हमको नजर नहीं आया। मैंने देखा कि जिस तरह की बातें चल रही हैं उसमें सेलेक्टिव लोगों को उसमें खोजा जा रहा है, जबकि फैक्ट यही है कि सेलेक्टिव लोगों को नहीं, आपके पक्ष विपक्ष दोनों को। हमारे रामायण में कहा भी गया है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। कई हमारे जो दार्शनिक हैं, कई कवियों ने ये बात लिखी है। हमारे रामायण में भी एक छंद आता है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भयास। यानी आपके जो लायक बात बोले वो आदमी आपका हित ऐसी कभी नहीं हो सकता है। आपको वैसे लोगों की बात सुननी चाहिए जो आपके लिए सत्य बोलता है और सत्य बोलने के लिए वो किसी भी चीज का डर भय नहीं उसके अंदर हो। यदि आपका डॉक्टर आपके लिए झूठ बोलना शुरू कर दे या आपके मन की बात बोलना शुरू कर दे, कड़वी दवाई देना बंद कर दे, तो आपका रोग ठीक नहीं होगा। उसी तरह से आपका गुरु जो है वो इस डर से कि आप बुरा मान जाइएगा, आपको अच्छी शिक्षा ना दे, आपके हिसाब से शिक्षा दे। आप कहिए कि नहीं हमको 8 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, तो कहेगा नहीं 7 का पढ़िए ना आज भर, कल 8 का पढ़ेंगे। तो वैसा गुरु भी आपके लिए घातक होता है। और आपका जो सचिव है वो भी आपको अगर सही सलाह नहीं देता है तो वो भी आपके लिए घातक होता है।
तो इन सारी बातों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने अपने हाथ में पूरा सब कुछ लिया है। राहुल गांधी और उनकी टीम को जो कई खेमों में बटी हुई है, एक खेमा जो है वो ये चाहता है कि राहुल गांधी लीड करें जैसा कि कर रहे हैं, और कांग्रेस रिवाइव करना शुरू भी कर चुकी है। लेकिन दूसरा खेमा ये है कि जो चाहता है, अब जब आप समझिए सिंपल सी बात, जब जी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ही अपना नेता मान लिए हैं राहुल गांधी को, तो बाकी के लोग जो कांग्रेस में बैठे हुए हैं और आज भी वो लालू प्रसाद को अपना गुरु मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, ऐसे ही लोगों के कारण ना कांग्रेस पीछे पीछे चल रही थी। आज जी कांग्रेस आगे चलना शुरू कर दी है, तो निश्चित रूप से जब आगे चलना शुरू किया तो उनको भी अपनी मानसिकता में बदलाव करना चाहिए और बिना बायस हुए वैसे सारे लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए, चाहे वो मीडिया के लोग हों या फिर राजनीतिक दल के लोग हों, राजनीतिक उनके पार्टी के लोग हों। अगर आपसे व्यक्तिगत कोई उनसे अदावत है भी, डिफरेंसेज हैं, तो उसको समाप्त कीजिए ना, आप पार्टी के लिए काम कीजिए ना, आप संस्था के लिए काम कीजिए। व्यक्ति कभी भी संस्था से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इन सभी चीजों को लेकर के कांग्रेस काम कर रही है और मुझे जहां तक लग रहा है कि चुनाव आते-आते तक कांग्रेस इस बात को समझ जाएगी और कांग्रेस को इसका फायदा भी मिलेगा। राहुल गांधी जिस तरीके से अपना एग्रेशन दिखा रहे हैं और जिस तरह से वो तथ्यों को रख रहे हैं, उसने कहीं न कहीं लोगों को प्रभावित ज़रूर किया है। यही कारण है कि राहुल गांधी अभी बिहार के लोगों की नज़र में नरेंद्र मोदी से ज़्यादा प्रासंगिक हैं और उनसे ज़्यादा लोग उनको पसंद भी करते हैं। ऐसा अच्छा, राहुल गांधी जो सर्वे रिपोर्ट भी यात्रा कर रहे हैं, तो क्या यात्रा का ये मुद्दा राष्ट्र बहस बन जाएगा? बिल्कुल राष्ट्रीय बहस बना हुआ है। आप समझिए ना कि जब ये मामला जब सामने उठा और एसआईआर का मुद्दा आया, तो बिहार को देखते हुए आपको याद होगा कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य में चिट्ठी लिख करके कहा कि मेरे राज्य में भैया अभी करा लीजिए आप, कहीं ऐसा जी नहीं कि चुनाव के समय कराइएगा। देखिए 2029 का चुनाव आने वाला है और उस चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, टू पार्टी सिस्टम की भी बात लगभग धीरे-धीरे चल रही है। क्षेत्रीय दलों को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं उनको समाप्त ना होना पड़े, जिस तरह से राष्ट्रीय दल उभर नहीं रहे हैं। तो इन सभी बातों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी को से डर भी लोगों को लग रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो एजेंडे थे उन सारे एजेंडों को लागू कर लिया, चाहे वो 3 तलाक की बात कर लीजिए, धारा 370 की बात कर लीजिए, राम मंदिर की बात कर लीजिए, ये सभी मुद्दे, हालांकि राम मंदिर वाला मुद्दा तो कोर्ट के द्वारा सुलझा है, लेकिन इन सभी मुद्दों पर तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा ही है। तो इन जी सारे एजेंडों को लेकर के कहीं न कहीं क्षेत्रीय दलों में भी डर है और यही कारण है कि गैर भाजपाई दल जो एनडीए में हैं उनको छोड़ करके सभी एकजुट हैं और राहुल गांधी उनके लीडर हैं। इस बात को भी अब साफ-साफ स्पष्ट होता नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से दिल्ली में हाल-फिलहाल में आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले जी सभी इंडिया गठबंधन के दलों को बुलाया था, यहाँ तक कि मुकेश सहनी भी उसमें गए थे। तो ये सभी कुछ देख करके ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जो है गैर भाजपाई दल है, एकजुट हो रहे हैं और इसका असर आने वाले चुनाव में देखा जाएगा। चुनाव से पहले ही बड़े खेल की तैयारी में सभी लगे हुए हैं। एक तरफ यहाँ इंडिया गठबंधन अपनी तैयारी कर रहा है और सभी लोगों को ये बता रहा है कि भाई आप एनडीए में भी हैं, तो भाजपा से सजग रहिएगा, क्योंकि भाजपा कब किसके साथ क्या छल कर दे, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। कई बार ऐसा हो भी चुका है। आज से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार भी एनडीए से अलग हुए थे। 2022 में जब अलग हुए थे, तो क्यों अलग हुए थे सारी दुनिया को पता है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाजपा हमारी पार्टी और हमारी कुर्सी छीनना चाहती थी। तो निश्चित रूप से जब ये बात राहुल गांधी कहें, तेजस्वी यादव कहें, तो निश्चित रूप से इस पर संशय तो होता ही है। जी सिंपल सी बात है कि इसमें आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी के बिहार में आने और जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उससे साफ-साफ लग रहा है कि अब वस्तु स्थिति बदली है और यहाँ से मतदाताओं को समझाने में वो सक्षम भी होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ आप समझिएगा कि एनडीए गठबंधन को कहीं न कहीं अब जो प्रशांत किशोर हैं वो भी डैमेज करना शुरू कर चुके हैं। आईपी गुप्ता की बात कर सकती हैं, वो भी वही डैमेज सवाल कर होने वाली थी कि जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहे हैं, क्या विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होकर सत्ता पक्ष को घेर पाएंगे? अगर घेरेंगे तो किस तरीके से उनकी रणनीति हो सकती है? बिल्कुल, रणनीति तो साफ-साफ नज़र आ रही है। एक तरफ आप देख लीजिए मुस्लिम समाज को एकजुट करने के लिए, मुस्लिम समाज का वोट इधर-उधर नहीं जाए, उसके लिए आप देखिए कि मुस्लिम समाज वक्फ बोर्ड पे एकजुट होकर के एक जगह वोट देने के लिए तैयारी कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर ने एक मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक की है, काफ़ी भीड़ हुई थी, काफ़ी लोग उसमें जुटे थे। हज भवन में वो बैठक हुई थी, 2 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा आप देख लीजिए कि मुस्लिम समाज जो है वो फिर से तेजस्वी यादव की तरफ देख रहा है।
ओवैसी हैं वो भी देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो चल ही रही है। उसके अलावे आप देखिएगा तो अलग अलग वोट बैंक पर अपनी अपनी रणनीति बनाई जा रही है। जैसे आप देखिए कि अति पिछड़ा वोट को लेकर के जहां दो लोग बहुत मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं अभी अभी तो वर्तमान में, हालांकि मुकेश सहनी तो है ही, आईपी गुप्ता को भी उधर देखा जा रहा है कि आईपी गुप्ता भी उस तरफ स्विच करेंगे। इसके अलावे आप और लोगों का भी नाम ले सकती हैं। उधर दलितों को लेकर के पशुपति कुमार पारस को साथ में लाने की बात चल रही है। ये जी। सभी कुछ देख करके ऐसा लगता है कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो सिस्टम बनाया था, कैसे वो 2025 के चुनाव में बिहार में सत्ता में एनडीए गठबंधन को लाएंगे, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं एक होल, उसको सिस्टम को गड़बड़ाने का काम निश्चित रूप से राहुल गांधी ने कर दिया है। राहुल गांधी 17 दिन रहेंगे और इसी बीच में आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी गया जी में यात्रा है। जी। दोनों की यात्रा लगभग आमने सामने टकराव वाली होने वाली है। तो सिंपल सी बात आप समझ सकती हैं कि आखिर होने वाला क्या है। 22 तारीख को मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर में रहेंगे राहुल गांधी, जबकि वो उससे पहले गया में 19 तारीख को प्रधानमंत्री के आने से पहले अपना कार्यक्रम करके निकल चुके होंगे। तो सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि ये टकराव जो है नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हुआ है और इसको लेकर के एनडीए गठबंधन के भीतर जो बाकी के दल हैं उन लोगों के भीतर भी कहीं ना कहीं उत्साह की कमी नजर आ रही है। आपने देखा भी होगा, एकजुट होने की बात सभी कर रहे हैं। चिराग पासवान ने 2 दिन पहले ही ये बात कही है कि एनडीए इंटैक्ट है, नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और वही आगे मुख्यमंत्री भी होंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी भी ये बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी बात कर रहे हैं। तो सभी इस बात की तरफ टिके हुए जरूर हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सीट शेयरिंग का समझौता एक बड़ा मसला बना हुआ है। ये मसला कहीं ना कहीं सबको हिला करके रखे हुए है। देखना होगा कि कैसे इससे पार पाती है एनडीए गठबंधन, क्योंकि विवाद सबसे ज्यादा एनडीए गठबंधन में ही है। उधर कांग्रेस और जो राष्ट्रीय जनता दल है उसने तो लगभग तय कर लिया है कि उसको क्या करना है। वो थोड़ा सा अगर फ्लेक्सिबल हो जाती है तो ये मान के चलिए कि इसमें से कई लोग हैं जो उधर जाने के लिए तैयार भी हैं। तो ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के लिए ही मुश्किल में है। और आपको ये बात पता भी होगा कि जो ऊंचाई पर रहता है गिरने का डर उसी को होता है, जो जमीन पे है उसको गिरने का डर क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है तो गिरने का डर तो उस सरकार को ही है, उस सरकार में बैठे लोगों को है। इनके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी आएगा वो गेन ही करना है। तो ऐसी स्थिति में ये राहुल गांधी का जो 17 दिवसीय यात्रा है ये कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर कर रहा है। और इसी कारण बार बार ये सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं हम लोग जैसे पत्रकार कि चुनाव से पहले बड़े खेल की शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी के आगे सबका जो बुद्धि है वो खेल अभी चल रहा है, क्योंकि ऐसा सब मुद्दा वो लेकर के सामने आ रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर के लोगों में एग्रेशन बढ़ रहा है। यदि आपसे कोई कहे कि आपका वोट का अधिकार, वोट से आपको मिलता क्या है, एक सरकार मिलती है, वो सरकार आपके लिए काम करे नहीं करे ये सरकार पर निर्भर करता है। उसके बाद फिर आपके हाथ से तो अधिकार कट जाता है। लेकिन वो कुछ नहीं देने वाला अगर वोट भी है तब भी उससे कोई फायदा आपको नहीं है। तब भी जो लोग वोट नहीं देते हैं, क्या उन लोगों को कोई अलग से योजना बनती है क्या, या किसी योजना में से उनको काट दिया जाता है? नहीं काटा जाता है। योजनाएं जो भी बनती है सबके लिए बनती है, लेकिन वो उस आदमी जो वोट नहीं देता है उससे भी आप पूछ लीजिए कि आपका वोटर लिस्ट नहीं बना है, आपका नाम कट गया है, तो देखिएगा कितना एग्रेशन उसके अंदर आ जाएगा। जी। निश्चित रूप से इस भावना को, जो राष्ट्रीय स्तर की भावना है या हम इस देश के नागरिक हैं, ये बात कहने के लिए वो वोटर लिस्ट जरूरी होता है। और उस वोटर लिस्ट में से नाम आपका कट जाए और कोई बताए कि आपका नाम कट गया, जैसे राहुल गांधी ने किया क्या कि जिन लोगों के नाम कट गए थे, जिन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया था, उन लोगों के साथ आपने देखा होगा कि क्या हुआ। उन लोगों के साथ बैठ करके वो चाय पिए, उन लोगों के साथ बातचीत किए और ये बताने की कोशिश की कि बहुत बड़ी भूल चूक हो गई है चुनाव आयोग से। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जिस तरह का पासा फेंका है वो सब पर भारी पड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अब ये पूरा का पूरा जो गेंद है चला गया है भाजपा के पाले में। भाजपा कैसे इससे निपटती है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का कितना बुद्धि काम करता है इस पर, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। जब बाबा ने जैसा कि बताया कि किस तरीके से यहाँ पे रणनीतियां चल रही है, चुनाव पास है, किस तरीके से खेल हो रहा है और किस तरीके से
इस बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं। राहुल गांधी की 17 अगस्त को शुरू हुई यात्रा, जो कि वोट अधिकार यात्रा है, केवल बिहार में प्रचार का साधन नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और मताधिकार की लड़ाई को उठाने का भी एक तरीके से प्रयास बताया जा सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी 17 दिन यहाँ रहेंगे बिहार में, और उसी बीच नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे आ रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए तो दोनों का टकराव होगा आपस में। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, और चुनाव से पहले इसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम पहले ही कट चुके हैं। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ सामने आता है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए ऐसी खबरों के लिए भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।